इस मूवी का स्टार्ट एक पावरफुल माफिया बॉस सॉन्ग बैंक को दिखाते हुए होता है, जो कि मीटिंग के लिए एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जो कि उसके नए बिजनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे, जिनमें रीजनल गवर्नर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर और फाइनेंशियल कोऑपरेटिव का एक मेंबर भी शामिल थे। सॉन्ग बैंक यहाँ एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, क्योंकि उसके लिए वो अपने पैसे और पावर के कारण बाकी सबसे ऊपर था। उसकी बेबाकी की कोई हद नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ खुलेआम गवर्नर की बेइज्जती करता है। असल में सॉन्ग बैंक का इरादा उस डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल हासिल करने का था, और वो ये यकीनी बनाना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसकी इच्छा के आगे झुक जाएं, जिनमें एक पार्लियामेंट मेंबर भी शामिल था, जो कि उससे पहले ही रिश्वत के पैसे का एक मोटा लिफाफा ले चुका था। बेहद ताकत का मुजाहरा करते हुए सॉन्ग बैंक लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के सर पे पानी डालकर उसकी बेइज्जती करता है। गुस्से से भरा वो लीडर जैसे ही खड़ा होता है तो उसके रिएक्शन से पहले ही सॉन्ग बैंक का हेंचमैन उसे शूट कर देता है। जैसे ही टेंशन बढ़ती है तो पार्लियामेंट मेंबर फौरन से गवर्नर चुआन को सॉन्ग बैंक का प्रपोजल अप्रूव करने का कहता है, लेकिन एक गैरतमंद और ईमानदार आदमी होने के नाते चुआन मजबूती से लेकिन शाइस्तगी से इनकार कर देता है। रिजेक्शन एक्सेप्ट ना करने को तैयार सॉन्ग बैंक फौरन से अपने आदमियों को कार्रवाई करने का आदेश देता है, लेकिन वो अकेला नहीं था जो कि लड़ाई के लिए तैयार था। चुआन भी अपने साथ एक काफी ज्यादा स्किलफुल फाइटर गिटार नाइट ले आया था, जो कि अकेले ही सॉन्ग बैंक के हेंचमैन को हरा देता है। सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझते हुए सॉन्ग बैंक अपने राइट हैंड मैन जेंग जाओ को बुलाता है, एक मजबूत फाइटर जो कि अपनी जंगी महारत के लिए जाना जाता था। जेंग जाओ फौरन से गिटार नाइट और चुआन के बाकी वॉरियर्स को हरा देता है। इस कामयाबी के बाद जेंग जाओ अपना चेहरा बर्फीले ठंडे पानी से धोता है। उसका काम और कंपोज बिहेवियर चुआन के बचे हुए साथियों में डर पैदा कर रहा था, इसलिए वो जेंग जाओ को मजीद चैलेंज देने की हिम्मत नहीं कर पाते। अपनी हार के बावजूद गवर्नर चुआन सॉन्ग बॉन्ग के साथ कोऑपरेट न करने के फैसले पर अड़ा हुआ था, और कोई ऑप्शन न होने के कारण सॉन्ग बॉन्ग बगैर किसी हिचकिचाहट के गवर्नर को भी मार डालता है। उस डिस्ट्रिक्ट पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए वो मरे हुए गवर्नर के फिंगरप्रिंट्स यूज करके बिजनेस ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेता है। कुछ टाइम के बाद उन्हें बाहर से आती हुई कोई आवाज सुनाई देती है। इसे सॉन्ग बैंक जेंग जाओ को वहां चेक करने भेजता है। असल में वहां एक आवारा बिल्ली थी जो कि खाने की तलाश में थी। सभी रुकावटों को दूर करते हुए सॉन्ग बैंक ने अपनी कारोबारी सल्तनत को ऑफिशियल तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। इस इंसिडेंट के 15 साल बाद ये कहानी एक नौजवान लड़के सुवान पे शिफ्ट होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका फाइटिंग स्टाइल भी काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जेंग जाओ उसकी कॉम्बैट स्किल्स को नोटिस कर रहा है, और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उसे अपने राइट हैंड मैन के तौर पे रिक्रूट कर लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग बैंक, जो कि अब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान है, वो यहाँ एक गेस्ट का स्वागत करता है जो कि विदेशी कारोबार में उसका पार्टनर है, और सॉन्ग बैंक की तरह उसकी नेचर भी काफी जालमाना है। वो सॉन्ग बैंक की फीमेल अटेंडेंट्स में से एक में दिलचस्पी जाहिर करता है, और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उस लड़की के पास उसका ऑर्डर मानने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ जेंग जाओ और सुवान एक असाइनमेंट के तौर पे किसी बिजनेसमैन से मिलने आते हैं, जो कि असल में सॉन्ग बैंक का राइवल था। वो लोग यहाँ अपने साथ एक सूटकेस लेकर आए थे जिसमें एक लड़की थी, जो कि असल में उस बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस थी, इसलिए उसे अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। असल में सॉन्ग बैंक का इरादा उस बिजनेसमैन की टेरिटरी को टेक ओवर करने का था। वो बिजनेसमैन जब साफ साफ मना कर देता है तो जेंग जाओ उसे धमकी देता है, लेकिन बिजनेसमैन वहाँ से बच निकलता है, जबकि उसके साथी जेंग जाओ का पीछा करने लगते हैं। लेकिन सुवान टाइम पे वहाँ पहुँच के उसकी हेल्प करता है। पहली बार उन दोनों ने एक टीम के तौर पे काम किया था, लेकिन सुवान के दिल में उस बिजनेसमैन के लिए नफरत थी, इसलिए वो उसकी लाइफ खत्म करने के लिए काफी डिटरमिन्ड था। ये देखकर जेंग जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुवान उसकी एक नहीं सुनता। इसी वजह से आखिर में उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। इसके बावजूद सॉन्ग बैंक ने बेपनाह माली ताकत हासिल कर रखी थी। उसके इन्फ्लुएंस के कारण जेंग जाओ और सुवान को छोड़ दिया जाता है। जल्द ही जेंग जाओ को रियलाइज हो जाता है कि सुवान उससे कुछ छुपा रहा है। असल में वो फाइट के दौरान इंजर हो गया था, इसलिए जेंग जाओ उसे फौरन से पाओनान के पास ले आता है, जो कि जेंग जाओ की पत्नी थी और एक हीलिंग एक्सपर्ट भी। अगले
दिन जेंगजाओ अपने नए राइट हैंड मैन को सॉन्ग बैंक से मिलवाता है। हालांकि सुवान की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जब वो सॉन्ग बैंक को देख रहा था, लेकिन जो कुछ भी उसकी आंखों में था वो उन सीक्रेट्स को छुपाने में माहिर था। कुछ टाइम के बाद सॉन्ग बैंक अपने इलीगल बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने लगता है, लेकिन यहाँ वो ये अनाउंस करता है कि कमाई का आधा हिस्सा उस शख्स को जाएगा जो कि अपना शेयर रिसीव करने से पहले एक इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करेगा। जब सॉन्ग बैंक के बहुत से साथी हिचकिचा रहे थे तो सुवान बड़ी बेबाकी से सामने आता है और उस जॉब के लिए खुद को वॉलंटियर करता है। सुवान का अकेले ही डिसीजन लेना जेंगजाओ को गुस्सा दिलाता है, जो कि उसके डिसीजन को लापरवाही और गैर मजाज समझ रहा था। इसके बाद सीन एयरप्लेन में बने एक नाइट क्लब में शिफ्ट होता है, जहां जेंगजाओ और सुवान सॉन्ग बैंक का मिशन पूरा करने आते हैं। असल में उनका काम कुछ लोकल गैंगस्टर से गैर कानूनी चीजों की शिपमेंट जब्त करना था, लेकिन इससे पहले वो टास्क डिवाइड कर लेते हैं। सुवान क्लब में एंटर होकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, जबकि जेंगजाओ उस ट्रक का कंट्रोल हासिल करेगा जिसमें इलीगल चीजें थी। जल्द ही क्लब में उस टाइम एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है जब सुवान गैंगस्टर्स के खिलाफ लड़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ जेंगजाओ ट्रक का कंट्रोल हासिल कर लेता है। लेकिन सुवान जो कि अकेले ही लड़ रहा था वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे खत्म करते जेंगजाओ वहाँ टाइम पे पहुँच के उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन गैंगस्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही सॉन्ग बैंक काफी खुश था और वो अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा जेंगजाओ को हैंडओवर करने का फैसला करता है। हालांकि जेंगजाओ इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे लेने से मना नहीं करता। घर आने पर जेंगजाओ को एक और गुड न्यूज मिलती है और वो ये कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो फैमिली डिनर से इस न्यूज को सेलिब्रेट करते हैं और सुवान को भी इनवाइट करते हैं। सुवान उसे एक कीमती नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि असल में उसके मरे हुए पिता का था, जो इस बात की तरफ इशारा था कि वो अब जेंगजाओ को अपने पिता के रूप में देखता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कमांडर रोनयू क्रिमिनल्स पे रेड के लिए तैयार था, जो कि इलीगल ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस थे और उनके टारगेट सॉन्ग बैंक और एक मैक्सिकन माफिया ग्रुप थे जो कि हाई लेवल्स की डील करते थे। लेकिन इससे पहले कि उनकी डील खत्म होती, रोनयू और उसकी टीम वहां रेड करती है। उनकी काफी भयंकर गन फाइट होती है, लेकिन पुलिस उस माफिया ग्रुप को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है और सॉन्ग बैंक पीछे के रास्ते से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जेंगजाओ आके उस पे अपनी गन तान लेता है और यहाँ ये बात पता चलती है कि जेंगजाओ शुरू से ही एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। सुवान वहाँ आके जेंगजाओ पे गन तान लेता है और उसकी गोली चलाते ही वो नदी में जा गिरता है। जेंगजाओ के मरने के बाद सुवान उसकी जगह लेने के लिए प्राइमरी कैंडिडेट बन गया। चलती हुई बोट में सॉन्ग बैंक सुवान के असली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है ताकि एक और धोखे को रोका जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुवान बोट के ड्राइवर का गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों ही नदी किनारे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन अभी चमत्कार खत्म नहीं हुए क्योंकि जेंगजाओ अभी भी जिंदा था और उसे चोट नहीं पहुंची थी। असल में सुवान ने जानबूझकर उस मेटल नेकलेस पे गोली चलाई थी जो कि उसने जेंगजाओ को दिया था, जिसका मतलब ये था कि वो कभी भी जेंगजाओ को नहीं मारना चाहता था। कुछ देर के बाद उसे सुवान का मैसेज मिलता है जिसमें वो अपनी लोकेशन बताता है और उसे सॉन्ग बैंक के डाउनफॉल को देखने के लिए इनवाइट करता है। एक शिप में सॉन्ग बैंक मौत से कुछ ही दूरी पर था और सुवान एक लंबे इंतजार के बाद उससे बदला लेने के लिए तैयार था। सॉन्ग बैंक जब उससे उसकी आइडेंटिटी का पूछता है तो सुवान उसे बताता है कि वो चुआन का बेटा है, वही गवर्नर जिसे सॉन्ग बैंक ने 15 साल पहले मारा था और सुवान अब अपने पिता का बदला लेने के लिए तैयार था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो मिस्टीरियस बिल्ली की आवाज जो कि जेंगजाओ ने उस दिन सुनी थी वो असल में छोटा सुवान ही था, जिसे जेंगजाओ ने लगभग ढूंढ लिया था। लेकिन जेंगजाओ उसकी जान बख्श देता है और उसे एक ऐसे मजबूत इंसान के रूप में परवान चढ़ाता है जो कि वो अब था। यहाँ वो सॉन्ग बैंक को जल्दी खत्म करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। वो सॉन्ग बैंक की नसों को काट देता है जिससे उसे बेहद दर्द महसूस होता है। सुवान अपनी पनिशमेंट को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी जेंगजाओ वहाँ आके उसे रोक लेता है ताकि उसे कानून को अपने हाथ में लेने से रोका जा सके। एक टेंस लड़ाई के बाद जेंगजाओ उसे कन्विंस कर लेता है कि बदला सिर्फ उसे मजीद गहरे अंधेरे में ले जाएगा। जेंगजाओ के एडवाइस को फॉलो करते हुए वो कमांडर रोनयू से कांटेक्ट करते हैं ताकि सॉन्ग बैंक को कानूनी हिरासत में लिया जा सके। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि रोनयू जब वहाँ आता है तो अचानक से जेंगजाओ पे अटैक
कनेक्ट करके उसे बेहोश कर देता है। उनके डरावने ख्वाब के लिए ये काफी था कि रॉन्यू असल में शुरू से ही सॉन्ग बैंक से मिला हुआ था। हालांकि मैक्सिकन माफिया ग्रुप पे अटैक भी उनके प्लान का हिस्सा था ताकि गैर कानूनी सामान को कब्जे में लिया जा सके। इससे भी बुरी बात ये है कि 15 साल से ज्यादा समय तक अंडरकवर एजेंट के तौर पे जेंग जाओ का मिशन रॉन्यू की तरफ से सॉन्ग बैंक के अपराधों को छुपाने की एक चाल थी। आखिर में पासा पलट गया था। जेंग जाओ और सुआन को शिप के साथ बांध के उन्हें मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 घंटे बाद एक आदमी अपने घर के सामने 2 लोगों को कोलैप्स होते हुए देखता है, जो कि असल में जेंग जाओ और सुआन थे। वो आदमी उन्हें फौरन से हॉस्पिटल ले आता है। जेंग जाओ बुरी तरह से जल गया था जबकि सुआन बच गया था, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसलिए सर्जन उसका फेशियल ट्रांसप्लांट करता है और सुआन का चेहरा जेंग जाओ से बदल देता है। उस दिन के बाद से लोग जिस जेंग जाओ को जानते थे वो असल में सुआन था। 1 माह बाद सुआन की कोमा से आंख खुलती है। उसी टाइम सॉन्ग बैंक नए रीजनल लीडर का चुनाव लड़ रहा था ताकि वो अपनी पावर और असर रसूख को बढ़ा सके। निराशा में रहने से इनकार करते हुए सुआन फौरन से अपनी स्किल्स को निखारने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पाओनान, जो कि मरे हुए जेंग जाओ की पत्नी थी, उसे कमांडर रॉन्यू कन्फ्रंट करता है और उसके इरादे बुरे लग रहे थे, लेकिन सुआन टाइम पे वहाँ पहुँच के रॉन्यू को टांग में गोली मार देता है। पहले तो रॉन्यू गलती से उसे जेंग जाओ समझ लेता है, उसका पुराना सबऑर्डिनेट जिसे वो मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन इस बार वो गलत था। वो सुआन था जो कि बगैर किसी हिचकिचाहट के रॉन्यू को एलिमिनेट कर देता है। रॉन्यू को मारने के बाद वो पाओनान को रिवर साइड पर ले आता है, जहाँ वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो जेंग जाओ नहीं बल्कि सुआन है। इसलिए वो जेंग जाओ का बदला लेने के लिए उसकी परमिशन मांगता है। जैसे ही सॉन्ग बैंक की रीजनल लीडर के तौर पर ऑफिशियल इनॉग्रेशन आती है तो वो वहाँ जेंग जाओ को देख के शॉक हो जाता है, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो आग में जल के मारा गया था। उसे देखकर सॉन्ग बैंक अपनी एक लग्जरी स्टेट में पहुंच जाता है और लड़ाई के लिए प्रिपेयर होने लगता है। जेंग जाओ के वहाँ आते ही डरपोक सॉन्ग बैंक ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है और उसके हेंचमैन सुआन से फाइट करने लगते हैं। सुआन बड़ी आसानी से उन्हें हराने के बाद सॉन्ग बैंक के खास आदमी तक पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्किलफुल फाइटर था, लेकिन सुआन एक भयंकर फाइट के बाद उसे भी मार डालता है। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, सॉन्ग बैंक वहाँ आके उसे शूट कर देता है। सॉन्ग बैंक, जिसे लग रहा था कि वो जीत चुका है, जेंग जाओ के पास आता है, लेकिन जेंग जाओ अपनी बच जाने वाली पावर से उसे स्टैप कर देता है। जैसे ही सुआन उठता है तो सॉन्ग बैंक फिर से उस पर गोली चलाता है, जिससे वो मारा जाता है। इसी दौरान पाओनान अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। उस टाइम जब उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था, वो जब हॉस्पिटल से जाने लगती है तो उसकी किस्मत उसे सॉन्ग बॉन्ग से मिलवाती है, जिसका सुआन के अटैक के कारण अभी अभी ट्रीटमेंट हुआ था और उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ मौजूद लड़की जेंग जाओ की विडो है। इसलिए वो और उसके साथी सुआन पर अपनी विक्ट्री के बारे में बात करने लगते हैं। ये सुनकर कि सुआन बदला लेने में कामयाब नहीं हो सका था, पाओनान चुप नहीं रह सकती थी। वो अचानक से उन पर हमला करके उन्हें मार डालती है। आखिर में हम देख पाते हैं कि सॉन्ग बैंक किसी स्किलफुल फाइटर के हाथों नहीं बल्कि एक माँ के हाथों मारा गया था, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। किस्मत का ऐसा खेल जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।